नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इकाई नंबर 3 यानी कि यूनिट नंबर 3 BHIC 131 का भारतीय इतिहास का प्राकृतिक विशेषताएं एवं गठन एवं लक्षण। यह पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने आधारभूत भू आकृतिक विभाजन पढ़ा था, लेकिन इस पार्ट में हम ये समझेंगे कि भारतीय इतिहास में क्षेत्र की महत्वता क्या है। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में जो उस समय के प्राचीन क्षेत्र हुआ करते थे उसकी महत्वता कैसे। जैसे आज के डेट में हमारे भारत के जो क्षेत्र महत्व है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े जो राज्य हैं या क्षेत्र है उसकी महत्वता आज के युग में है। उसी तरह से प्राचीन भारत में भी हुआ करता था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हुआ करते थे जो उसकी महत्वता हुआ करती थी। इसकी महत्वता दो तरह के हुआ करती थी। एक पहला हुआ करता था राजनीतिक रूप से और एक होता था सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, तो अभी आते हैं इसके पहले टॉपिक पे। टॉपिक के समझते हैं क्या है। इसमें क्या है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या या ग्रामीण व नागरिक केंद्रों की मौजूदा और उनके जीवन निर्वाह की शैली राज्य की शक्ति का आधार है। यानी कि किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र का जो मौलिक आधार जो होता है, वहाँ की जनसंख्या होनी चाहिए, ग्रामीण नागरिकों का केंद्र होना चाहिए या जीवन निर्वाह की शैली अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ की क्या है, राज्य या क्षेत्र जो है वो मजबूत बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र के बीच के अंतर की व्याख्या निम्न तथ्यों पर आधार किया जा सकता है। जो क्षेत्र की जो व्याख्या है वो हम निम्न प्रकार के कर सकते हैं। जैसे पहला है भूगोल। भूगोल के आधार पर जैसे हमने पहले ही पिछले पार्ट में हमने विभाजन कर चुके थे। जैसे हिमालय पर्वत का अलग किया था, सिंधु घाटी का अलग किया था, सिंधु मैदान का, उत्तरी पूर्वीय मैदान का अलग किया था, गंगा मैदान का अलग किया था, उसी तरह से दक्षिणी तटीय मैदान का अलग किया था। ठीक है, तो उसमें पहला आ जाता है कि हमारे इसमें क्या आ जाता है, भूगोलिक। ठीक है, दूसरा होता है भौतिक सांस्कृतिक के प्रसार और तरीके और काल। यानी कि भौतिक सांस्कृतिक के रूप से जैसे प्रचार प्रसार के रूप में हम कर लेते हैं उसी, या उस समय की काल वगैरह, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल के तरीके से हम एक तरह से विभाजन कर सकते हैं। उसी तरह तीसरा है ऐतिहासिक और शक्तियों का विनाश, जैसे जनसंख्या, तकनीक, सामाजिक और संगठन संरचना आदि के तहत। जैसे मान लीजिए हड़प्पा का सभ्यता है, उसमें आपको जो है जनसंख्या भी थी, तकनीक भी थी, सामाजिक संगठन भी था, ऐतिहासिक शक्तियों के रूप में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुछ वंश जैसे मौर्य, तुगलक, मुगल तथा ब्रिटिश साम्राज्यों को राजनीतिक एकीकरण को प्राप्त करने के में थोड़ी बहुत सफलता मिली है। मतलब कुछ वंश जैसे मौर्य हो गया, तुगलक हो गया, मुगल हो गया या ब्रिटिश हो गया, ये लोग क्या करते कि राजनीतिक एकीकरण के लिए कुछ मतलब सहयोग करते थे। मतलब इसको कुछ सफलता मिली है। पता है ये लोग क्यों नहीं एक जगह से एक केंद्रित बना पाए राज्य को? क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि जैसे आप ब्रिटिश सरकार को ले लो, मौर्य को ले लो या मुगल को ले लो, यहाँ क्या करते हैं, ये संपूर्ण भारत है, जैसे ये एक तरह से मान लेते हैं संपूर्ण भारत। तो इसमें क्या करते थे ये कि भाई पहले क्या होता था कि जो मुगल हुआ करते थे पहले आए यहाँ दिल्ली में राज के, फिर यहाँ से फिर यहाँ बिहार चले गए, फिर यहाँ चले गए, अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, जिसके कारण कोई एक क्षेत्र जो था वो केंद्रित नहीं बना पाया राजनीतिक तौर से और सांस्कृतिक रूप से। कुछ जो ब्रिटिश था वो एक तरह को बना चुका था, वो दिल्ली पे शासन करता था, और कुछ कोलकाता पे हो गया या आप नीचे तमिलनाडु पे आ गया, तो वहाँ पे वो शुरू में रहा करते थे और रहा आज भी रहते हुए वहाँ पे। मतलब उस तरह के एक केंद्रित शासक कुछ हद तक उन्होंने बना लिया था। लेकिन मुगल हो गया, तुगलक हो गया, क्या क्या कोई आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों वहाँ है, यानी कि इधर उधर निकलते ही रहा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी सभी भौगोलिक इकाइयों और संस्कृतियों में राजनीतिक एकता नहीं रह सका। यानी कि इन जो वंशागुणत जो शासक थे, तुगलक हो गया, मौर्य हो गया, ये सब क्या करते थे कि ये भौगोलिक इकाइयों और सांस्कृतिक में राजनीतिक एकता नहीं ला पाते थे।
यानी कि आप मान लो जैसे गंगा मैदानी क्षेत्रीय एरिया में वहाँ पे सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता नहीं ला पाते थे, वहाँ रूलिंग कर लिया करते थे, तो जिसकी वजह से वहाँ के लोग परेशान रहा करते थे, उनकी संस्कृतियों का ह्रास करते थे। इस कारण वहाँ पे कुछ एकताई नहीं बन पाया, राजनीतिक एकताई नहीं बन पाया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, वहीं दूसरी ओर देखें तो सिंधु का जो निचला घाटी जो था गुजरात का काफ़ी लंबे समय तक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। जो गुजरात जो था, एक तरह से देखो तो वहाँ पे 4000 सालों से ना वहाँ पे क्या है, एक तटीय मैदान है, जिसके कारण वहाँ क्या होते थे कि जो समुद्री व्यापारी वहाँ से आया करते थे और व्यापार करते थे, तो एक तरह से एक सांस्कृतिक केंद्र बना। इसी प्रकार जहाँ एक और बड़े पैमाने पर हम केंद्रीयता राज्य लंबे समय तक बने न रह सके। ठीक है, इस प्रकार जहाँ एक और बड़े पैमाने पर केंद्रीयता राज्य लंबे समय तक नहीं बन सका। ठीक है, वहीं दूसरी ओर मगध, कौशल, अवंती, आंध्र हो गया, कलिंग, महाराष्ट्र, चेर, पांड्या, चोल आदि जैसे जो प्राचीन राज्य जो है किसी न किसी वंश के अंतर्गत बने रहे, यानी कि वो केंद्रित बना रहा, किससे, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से। इसी प्राकृतिक क्षेत्र में राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, और समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को शेयर कर डालो पहले। अगला टॉपिक है हमारा 6.3.1 का चक्रवर्ती संकल्पना। चक्रवर्ती संकल्पना यानी कि संकल्पना का मतलब होता है सोचना या उद्देश्य। ठीक है, चक्रवर्ती जो है एक विश्व सम्राट की संकल्पना है जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का आदर्श करता है। ठीक है, चक्रवर्ती जो कहा जाता है एक तरह से कि भाई हिमालय के पर्वत से लेकर के और जो समुद्री तट तक का उसे विश्व सम्राट माना जाता, जो उनको जिन राजाओं के द्वारा जीता जाता था उनको चक्रवर्ती संकल्पना कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, चक्रवर्ती प्राचीन भारत का एक सांस्कृतिक शब्द है जो दुनिया जीतने वाले राजाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो कुछ जो राजा हुआ करते थे वो छोटे छोटे राज्य या बड़े बड़े राज्यों को जीत करके उनको एक यज्ञ करवाया करते थे। जब कुछ राज्य को इकट्ठा जीत लिया करते थे, ये नहीं कि हाँ वो जीत लिए तो उस पर मतलब उनको छोड़ दिया, जीत करके उन पर शासन करते थे, उनको चलाते थे। ठीक है, निगरानी करते थे। तो वो जब वो क्या करते थे, वो एक चक्रवर्ती उपाधि ले लिया करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, अश्वत्थ यज्ञ क्या करते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसके आदर्श चक्रवर्ती के लिए विश्व विजेता होना तथा संपूर्ण विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना आवश्यक था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार हिमालय से समुद्र तट तक क्षेत्र चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र आया करता था। यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो वहाँ मिलते हैं कि जो चक्रवर्ती का जो मेन मतलब उद्देश्य हुआ करता था, वो क्या होता था कि हिमालय से लेकर के समुद्र तट क्षेत्र तक सम्राट का जो क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखते हैं इसका, जो राजा विश्व सम्राट का स्तर प्राप्त करना चाहता था उसे अश्वमेध यज्ञ कराना होता था। अश्वमेध यज्ञ होता क्या है, ये क्या करते थे कि जो राजा लोग हुआ करते थे वो जब अपनी राज्याभिषेक क्या करते थे। राज्याभिषेक कब हुआ करता था, जब कई सारे राज्य को या क्षेत्रों को जीत लिया करते थे तो राज्याभिषेक किया करते थे, तो उसमें राज्याभिषेक में अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। ठीक है, ये क्या करते थे कि भाई कुछ समय पहले एक घोड़ा पालते हैं, अच्छी तरह से उसको खातिरदारी करते हैं या अश्वमेध में, और उनको उस जगह छोड़ दिया जाता था, मतलब राज्य के सीमांत एरिया में छोड़ दिया जाता था जहाँ पे दूसरे राज्य में हमने विजय प्राप्त किया। ठीक है, और वहाँ से वो उसके गले में घंटी टांग दिया करते थे। वो जब जब जाते रहते थे और चलते रहते थे तो घंटी बजता था। लोग कहते थे कि भाई ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, और वो लगातार चलते थे महीने 2 महीने तक। जो घोड़ा वापस आ जाता था तो उनकी जो यज्ञ थी वो संपूर्ण हो जाया करती थी, और नहीं वापस आ पाता था तो क्या करते थे कि दूसरा घोड़ा भेज दिया करते थे। फिर कई बार ऐसा होता था कि अगर कोई राजा उनको पकड़ लेता है या उनको
बंधक बना लेता है तो राजा क्या करता था, जिसके जो यज्ञ करवाता था वो उस राज्य से जाकर के युद्ध करता था। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों में चक्रवर्ती की संकल्पना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। मतलब जो चक्रवर्ती जो संकल्पना होता था उसको एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया करता था। ठीक है, लोगों उस समय प्राचीन काल में। ठीक है। अगला पॉइंट है, चक्रवर्ती आदर्श का अर्थ विरोधियों को वंशीकृत यानी कि वश में करना, उनकी सीमाओं में अपने अधिकारों का विस्तार करना और इस प्रकार साम्राज्य का विस्तार बनाता था। चक्रवर्ती में होता क्या था कि भाई एक, मैं आपको पहले बता दूं कि एक दूसरे राज्य में जा करता था, उनसे विजय प्राप्त करने के बाद उसको चक्रवर्ती मान लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे मोटे शासक भी अश्वमेध यज्ञ करके अपनी संप्रभुता का दावा प्रस्तुत करते थे। यानी कि जो छोटे मोटे शासक हुआ करते थे उस समय वो भी अपनी क्या करते थे कि भाई अश्वमेध यज्ञ करते थे और अपनी जो है संप्रभुता का, यानी कि हम भाई हम शक्तिशाली है, शक्तिबली है, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, यज्ञ करवा करके वो दावा प्रस्तुत करते थे, किंतु वास्तविक इससे भिन्न थी। लेकिन उसमें होता था कि उनकी जो वास्तविकता जो थी उनसे औरों से अलग हुआ करता था। ठीक है। चक्रवर्ती के पास 7 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, आइए समझते कौन कौन से। 7 रत्न जो हुआ करता था, पहला होता था चक्र, दूसरा उनकी वाइफ जो रानी, तीसरा है रथ, और चौथा रत्न, पांचवा संपदा जो धन वगैरह हो गया, और छठा घोड़ा, और सातवां हाथी हुआ करता था। जिनके पास ये सातों चीज़ हुआ करते थे उनको चक्रवर्ती मान लिया जाता था। ठीक है, उनको मतलब एक तो विजय कर लिया करते थे कि भाई राज्य बाय राज्य को विजय कर लिए, क्षेत्र बाय क्षेत्र को इकट्ठा कर लिए, निगरानी कर रहे थे, उन पे शासक चलाते थे। और प्लस इनका चक्रवर्ती का उपाधि दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास चक्रवर्ती जब भी माना जाएगा जब तुम्हारे पास ये 7 चीज़ हो। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा 3.7, क्षेत्रों की श्रेणीबद्धता, यानी कि श्रेणियों में बांटना क्षेत्रों की। तो जाहिर सी बात है कि भाई किसी क्षेत्र को या किसी भारतीय क्षेत्र को कौन बांट सकता है आज के डेट में। तो ज़्यादातर हो सके भौगोलिक शास्त्री हो गए या सामाजिक शास्त्रियों के द्वारा ही क्षेत्र की विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि भूगोल शास्त्रियों और समाज शास्त्रियों के द्वारा या इतिहासकार के द्वारा ही क्षेत्रों को विभिन्न रूप में वर्गित किया करता है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से विभिन्न रूपों में वर्गित करेगा, जैसे भाषीय क्षेत्र, जातीय क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र तथा सांस्कृतिक क्षेत्र आदि के रूप में इसको परिभाषित करेगा। ठीक है, या वर्गीकृत करेगा। लेकिन मान लो जैसे दो क्षेत्र है, दो पड़ोसी क्षेत्र है, तो उसको कैसे विभाजित करें। दो पड़ोसी जो क्षेत्र है, पड़ोसी क्षेत्र भी भाषीय, जातीय व परिवार तथा परंपराओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई दो पड़ोसी है आपस में, जैसे एक सपोज दो क्षेत्र मान लेते हैं यूपी और बिहार। ठीक है, यूपी और बिहार मान लेते हैं। ये क्या, इन दोनों में आप देखोगे ना तो सांस्कृतिक रूप या भाषीय क्षेत्र या भौतिक क्षेत्र में या प्राकृतिक रूप में, इनमें दोनों में अलग होंगे। ये एक समान कभी नहीं हो सकते। वहाँ की भाषा कुछ और है और यहाँ की भाषा कुछ और है। वहाँ खनन कुछ हो, वहाँ मतलब प्राकृतिक संपदा कुछ और निकलती है, यहाँ प्राकृतिक कुछ और निकलती है। ठीक। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक क्षेत्र अपने विशिष्ट भाषीय, जातीय और पारिवारिक बंधुत्व, संगठन तथा ऐतिहासिक परंपराओं के साथ स्वतंत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि दो पड़ोसी क्षेत्र समान समरूप हो या एक समान हो। प्राकृतिक क्षेत्र आप विशिष्ट भाषीय, जातीय परिवर्तन के या पारिवारिक बंधुत्व के साथ एक ऐतिहासिक परंपराओं के साथ एक स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है। मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये सांस्कृतिक क्षेत्र था। ठीक है, जो आपस में मतलब मेल जोल के या व्यापार का एक अलग ही रहा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हाँ दोनों क्षेत्र समान हो, एक जैसा हो। ठीक है, इसी प्रकार देश के ऐतिहासिक विकास के प्रतिरूप तथा ऐतिहासिक चरण की ओर
संक्रमण यानी कि जब बढ़ते हैं संक्रमण में क्षेत्रीय असमानता एवं विभिन्न कालों में गठन व क्षेत्रों के मध्य वरीयता के क्रम को दर्शाता है। यानी कि वरीयता का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का चुनाव करते हैं या चुनाव आदि के समय किसी और की अपेक्षा दी जाने वाला महत्व, यानी कि किसी और के प्रति और उसके अलग दर्जा देना, फिर उसके बाद उसको छोड़कर उसके प्रति किसी और के ऊपर दर्जा दे देना, उसको वरीयता कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बुनियादी भौगोलिक प्रभाव। पिछला टॉपिक हमने पढ़ा क्षेत्रों को श्रेणीबद्धता, जो भूगोल शास्त्री और समाजशास्त्रियों द्वारा उनकी विभिन्नता करते थे। लेकिन अब हम ये देखेंगे जो बुनियादी तौर पर से भूगोल की क्या प्रभाव पड़ा है भारत के क्षेत्रों में। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि भारतीय इतिहास को मुख्य भौगोलिक विशिष्टताओं जैसे नर्मदा, छोटा नागपुर रेखा अथवा कैम्बो की खाड़ी से मथुरा तक जाने वाली रेखा। ठीक है, जो भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से जो भौगोलिक विशिष्टता बदलाव करता है वो आप देखोगे कि आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जो कैम्बो की खाड़ी है जो गुजरात में, वहाँ से लेकर के नर्मदा नदी बहती है कहाँ तक, छोटा नागपुर जो है वो एक छोटा नागपुर पठारों का एक मतलब राज्य है। एक तरह से छोटा नागपुर जो है वो झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा है, पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है छोटा नागपुर तक। तो एक तरह से देखा जाए तो कि भाई जो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो भाग कट रहा है किसके द्वारा, नर्मदा नदी के द्वारा, छोटा नागपुर पठारी इलाका है उनके द्वारा, दोनों साथ में मिले हुए, और तीसरा जो है कैम्बो की खाड़ी जो नर्मदा और गुजरात के पास है, कैम्बो खाड़ी जो जोड़ता है। तो एक तरह से ये बट गया भौगोलिक रूप से। ठीक है, अगला पॉइंट है और जो रेखा जो है और अरावली द्वारा संरचित रेखा आदि ने उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक प्रसार के प्रतिरूप को काफ़ी प्रभावित किया है। अरावली पर्वत है ये जो है आपका राजस्थान में है, ये जो है राजस्थान की जीवन रेखा का कहा जाता है इनको, अरावली पर्वत को। ठीक है, इन्होंने भी भाई अलग ही एक सांस्कृतिक भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से अलग ही एक संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, भौगोलिक तौर पे देखा जाए तो मुख्य रूप से भारत को ना 4 बुनियादी मार्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि इनको जो है निम्नलिखित रूप में से 4 बुनियादी मार्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है मध्य और पश्चिम एशिया से प्रभाव ग्रहण करने वाला सिंधु का मैदान, जो सिंधु का मैदान जो है पाकिस्तान और पंजाब के जो प्रांत में है। ठीक है, वो है। दूसरा है गंगा मैदान, जो गंगा का मैदान जो कि दिल्ली मथुरा रेखा से आरंभ होती है तथा ये उत्तर पश्चिमी सीमाओं से आने वाली तमाम राजनीतिक और सांस्कृतिक को प्रभाव को समाहित करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, जो तीसरा तरीका जो भौगोलिक रूप से जो प्रभावित करता है, जो बांटता है, वो भारतीय मध्य क्षेत्र जिनके गुजरात तथा उड़ीसा के 2 छोर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरह से ये गुजरात हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से एक छोर जा कर के जो उड़ीसा का जो लास्ट छोर होता है वो दोनों को मध्य, जो गुजरात तथा उड़ीसा का जो छोर है ये मध्य भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है नेक्स्ट, चौथा जो है पॉइंट, वो प्रायद्वीपीय भारत जो नर्मदा के दक्षिण भाग है, जो नर्मदा नदी जो जा रही है गुजरात से, उसके बाद ही जो बचे हुए क्षेत्र है और जो इधर पठारी इलाका जो है छोटा नागपुर, उसके अलावा जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको भी एक अलग ही क्षेत्र में बांटा गया है भौगोलिक रूप से। ठीक है, अगला पॉइंट है अरावली रेखा जो है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली रेखा के उत्तरी और पश्चिमी भाग में विभिन्न संस्कृतियों का अस्तित्व है। यानी कि जो राजस्थान से उठ के देखा जाए, ये जैसे मान लो यहाँ पे राजस्थान है, ये पश्चिमी छोर हो गया, ये उत्तरी छोर हो गया, तो यहाँ देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के संस्कृति का अस्तित्व रहा है। जैसे सिंधु घाटी का हो गया, पंजाब का हो गया आपका इधर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है जो गंगा घाटी के अंतर्गत राजस्थान व गुजरात को कुछ क्षेत्र सांस्कृतिक विकास से प्रभावित रहे हैं या प्रभावित रहे हैं।
ठीक है। अगला पॉइंट है पंजाब के ऊपर, देखते हैं इसको भी, मतलब एक भौगोलिक रूप से काटा गया है। ठीक है, ये जो है अगला पॉइंट है, ऋग्वेद काल के बाद पंजाब के विकास की दर कम रही है। यानी कि ऋग्वेद काल का जब ख़त्म हो गया तो पंजाब जो क्षेत्र है उसकी जो बढ़ोतरी, जो उनकी तरक्की में दर जो है वो कमी रही है। पंजाब के मैदानों में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रभाव नहीं रहा। यानी कि उस समय जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था था, वहाँ सिर्फ काम से ही काम मतलब रखा करते थे। वहाँ भूमिदान वगैरह या वहाँ कोई ऐसे एक स्ट्रक्चर रूप से कोई राज नहीं करते थे, तो वहाँ हल्का फुल्का ही रहा। तो वहाँ जो है ब्राह्मणवादियों का व्यवस्था प्रभाव नहीं रहा। तीसरा पॉइंट है, अतः पंजाब गंगा घाटी में हुए विकास के संदर्भ में देर से हुए ऐतिहासिक परिवर्तन तथा क्षेत्रीय भिन्नता का अच्छा उदाहरण है। यानी कि जो पंजाब के गंगा घाटी हुआ, जो ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन रहा, लेकिन देर से हुआ, लेकिन ये औरों से भिन्न है। ठीक है, इसका उदाहरण अलग है, इसके भिन्नता कुछ अलग ही है, देर से हुआ लेकिन अलग सा रहा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसी प्रकार नर्मदा छोटा नागपुर रेखा एक विभाजन रेखा बना रहा। ठीक है, जो नर्मदा रेखा और छोटा नागपुर का पठार जो है एक विभाजन रेखा बना रहा, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा के अतिरिक्त दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर तमिल संस्कृति का प्रभाव रहा है। यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा के अंतरिक्ष को थोड़ा वो छोड़ दिया जाए तो जो दक्षिणी के जो क्षेत्र जो है वो तमिल संस्कृति का प्रभाव वहाँ ज़्यादा है और आज भी है। अगला पॉइंट है 3.7.2 का, केंद्रीय क्षेत्र। यानी कि प्राचीन भारत में जो केंद्रीय क्षेत्र थे उनके बारे में हम इस पॉइंट में हम जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय इतिहास में काफ़ी पहले ही कुछ क्षेत्र शक्ति के स्थायी केंद्र बन गए थे। यानी कि काफ़ी पहले ही, जैसे मगध हो गया आपके, और भी मान लो कई सारे ऐसे क्षेत्र हो गए, गंधार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसके विपरीत कुछ क्षेत्र इतने शक्तिशाली नहीं थे, कुछ क्षेत्र शक्तिशाली भी नहीं थे, कुछ बहुत शक्तिशाली थे जो महाशक्तिशाली कहलाए, और कुछ शक्तिशाली नहीं थे जिनकी सेनाएं कम थी। वो सेनाएं के ऊपर ही देखी जाती कि कौन कितना ज़्यादा राज्य शक्तिशाली है। और यह एक तरीके से ये भी देखा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन या व्यापार या जनसंख्या ज़्यादा है, उस हिसाब से भी क्यों कितना ज़्यादा बलशाली क्षेत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके, भूगोल शास्त्र और इतिहासकार इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया है। यानी कि जो भूगोल शास्त्री हो गया और इतिहासकार, जो इतिहासकार जो पढ़ते हैं या बनाते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, वो इन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है स्थायी केंद्रीय क्षेत्र, जो सच में स्थायी केंद्रीय क्षेत्र जो शक्तिशाली है, जैसे गंगा, गोदावरी, महानंदी, कृष्णा और कावेरी का नदी घाटी क्षेत्र, जहाँ पर मानवीय बस्तियाँ, संसाधनों की उपलब्धता तथा व्यापार व संचार के अभिसरण के कारण सदैव उपस्थित रहे हैं। यानी कि सदैव हमेशा ही उजागर रहे हैं, अर्थात ये शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र भी रहे हैं। ठीक है, दूसरा है अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्र, जैसे मध्य भारत में भील का क्षेत्र हो गया, या भील का देश, बस्तर तथा राजमहल की पहाड़ियाँ वाला क्षेत्र, कृषि गतिविधियाँ, सामाजिक व्यवस्था या बस्तियों की संरचना व राज्य प्रणाली के संदर्भ में केंद्रीय क्षेत्रों से भिन्न था। यानी कि उससे अलग था, कम था, कमज़ोर था। ठीक है, ये क्षेत्र मतलब उससे कमज़ोर थे। ठीक है, और तीसरा है अलग थलग क्षेत्र, जिसमें आदिवासी व कम विकसित कबीले क्षेत्र सम्मिलित थे। ठीक है, अगला टॉपिक है 3.7.3, समय एवं स्थान के संदर्भ में आदिवासी यानी कि बस्तियों की संरचना है। मतलब कि प्राचीन काल से कैसे बस्तियाँ, शहर वगैरह बसे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले पॉइंट है, क्षेत्रों में बस्तियों की संरचना स्थिर नहीं रहा है। माने यानी कि शुरू से देखा जाए, आदिवासी काल से देखा जाए, या मतलब उस काल से देखा जाए जहाँ इंसान का जन्म हुआ, तो वो शुरू से यहाँ बस्तियाँ बना करके ही रहना चालू किए थे। पहले गुफाओं में रहे, उसके बाद बस्ती बनाना चालू कर दिए। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़कर ये और विकसित रूप में ले लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है, मध्य गंगा में मैदान एवं दक्कन जैसे कुछ क्षेत्रों में नगरों की संख्या अधिक थी। यानी कि जो मध्य गंगा के मैदान हुआ या दक्कन जैसे कुछ क्षेत्रों में नगरों की संख्या बहुत थी। और जैसे जैसे हम गुप्त काल की ओर बढ़ते हैं,
या बढ़ते जाते हैं तो शहरी केंद्र की जो संख्या है वो कम हो जाती है, जो शहरी केंद्र जो थी वो कम हो जाती है, और कृषि की विस्तार तथा नई ग्रामीण बस्तियों का प्रसार निरंतर प्रमाण मिलते रहे, यानी कि जो और कृषि विस्तार और ग्रामीण बस्तियों का बहुत ज़्यादा मतलब विकसित किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आर्थिक संदर्भ में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणिक बस्तियों में भी अंतर स्पष्ट था। यानी कि अगर शुरुआत से अगर देखा जाए आर्थिक संदर्भ से, पैसे के मामले में या जातिवाद के मामले में देखा जाए, तो वहाँ पे क्या है कि बस्तियाँ एक ही क्षेत्र में दो भागों में बढ़ जाती थी, जहाँ पे ब्राह्मणिक लोग, जो ब्राह्मण लोग रहा करते थे, पंडित वगैरह जो वेद वगैरह पढ़ा करते थे, और एक गैर ब्राह्मणिक जो क्षत्रिय शूद्र वगैरह वैश्य वगैरह जो हो जाते थे, ये इन दोनों में जो है क्षेत्र बटे हुए थे। ठीक है, धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ा और वह जटिल सामाजिक संरचना अस्तित्व में आ गई। अगला पॉइंट है संसाधन युक्त क्षेत्रों की जनसंख्या स्वाभाविक रूप से अधिक थी तथा इसमें सैन्य शक्ति और राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी किसी क्षेत्र में भाई जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो भाई उस क्षेत्र में के लोग जो है वहाँ के राजाएँ बहुत मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि भाई जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो सेना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है सेना को भी बहुत मतलब शक्तिशाली माना गया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक तरह से। ठीक है, किसी बस्ती या किसी राज्य को बसाने में। ठीक है, अगला टॉपिक है 3.8 प्राचीन भारत में कुछ क्षेत्रों का गठन। यानी कि प्राचीन भारत में देखा जाए शुरुआती दौर में तो कुछ क्षेत्रों का जो गठन कर दिया गया था। जैसे आज के डेट में अगर हम देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, आपका तमिलनाडु हो गया, सही सभी राष्ट्रीय एक क्षेत्र जो है गठन हो चुके हैं। उसी तरह से कुछ जो है विकसित क्षेत्र जो है उसका गठन किया गया था। जैसे केंद्रीय क्षेत्र जैसे गंगा यमुना दोआब, मध्य गंगा घाटी, मालवा, उत्तरी दक्कन, आंध्र, कलिंग हो गया, तमिल मैदान के अतिरिक्त कुछ छोर जो है क्षेत्र और उपक्षेत्र जैसे कोंकण, छत्तीसगढ़ आदि ने भी अपनी पहचान बनाई थी उस समय में। ठीक है, अगला पॉइंट है कृषि संसाधनों की प्रचुरता केंद्रीय क्षेत्र की गठन के लिए प्रमुख कारक था। यानी कि किसी भी केंद्र को बसाने के लिए सबसे केंद्रीय क्षेत्र को गठन करने के लिए या बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है भाई? कृषि। उस स्थान पे कृषि ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा कृषि होगा उतने ही वो केंद्रीय क्षेत्र गठन होता चला जाएगा। तो सबसे केंद्र क्षेत्र को गठन करने के लिए सबसे प्रमुख कारक क्या रहा? कृषि रहा है। ठीक है, प्राचीन भारत में जो क्षेत्रों को जो गठन किया गया था वो 5 क्षेत्रों को ज़्यादातर गठन किया गया था। एक तो था गंगा घाटी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते कुछ। उच्च स्तर की कृषि उत्पादकता तथा जनसंख्या का अधिक घनत्व के कारण गंगा घाटी का मैदान में शक्ति का नियंत्रण स्थायी रहा। ठीक है, अगला पॉइंट है बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होना तथा आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन से नगरों के विकास को बढ़ावा मिलना। अगला पॉइंट है बढ़ते व्यापार के कारण सिक्का का चलन और प्रारंभ होना। और जनपदों और महाजनपदों का उदय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को परिवर्तन आया। यानी कि गंगा घाटी को जो है क्षेत्रों प्राचीन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसको गठित किया गया था, गंगा घाटी को। ठीक है, इसका क्योंकि इसका मेन कारण ये भी था कि भाई यहाँ जनपद और महाजनपद का भी उदय हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है और राज्य निर्माण भी प्रारंभ हुआ था इसी गंगा घाटी में। इसमें समाज में धनी व निर्धन वर्ग उभरे तथा निर्धन वर्ग की सुरक्षा की आवश्यकता ने सत्ता प्रणाली को जन्म दिया था। यानी कि निर्धन जो थे, निर्धनता लोग जो थे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया था कि सत्ता प्रणाली को ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, दूसरा केंद्र क्षेत्र जो है वो तमिल देश है। इसके कुछ पॉइंट है तमिल कविताओं के संग्रह से, जिन्हें अनेक संग्रह रूप में संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र एक आदिवासी का क्षेत्र था। यहाँ जीवन शैली और भोज्य पदार्थ एकमात्र कृषि करना और मछली पकड़ना, पशु पालना से लेकर बड़े पैमाने पर खेती करने का संकेत मिला है। ठीक है, यहाँ कावेरी और पेरिया एवं पेगाई की उपजाऊ नदी में कृषि उत्पादन भारी मात्रा में होती है। ठीक है,
अगला पॉइंट है, यही वो क्षेत्र थे जो कि 3 प्राचीन अग्रणी वंशों जैसे चोल हो गया, चेर एवं पांड्य के प्रभाव क्षेत्र थे। तमिल क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया तेज होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, आरंभिक ईस्वी शताब्दी में रोम के साथ व्यापार करना। दूसरा था नगरों का उदय होना। और तीसरा था ब्राह्मणों के साथ उत्तरी सभ्यता की संस्कृति का आगमन होना, यानी कि आर्य समाज का वहाँ पर आर्य संस्कृति का आगमन होना। ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो दक्कन और आंध्र एवं महाराष्ट्र, ये भी एक बहुत बड़े क्षेत्र थे जो केंद्र क्षेत्र बने थे प्राचीन भारत में। ठीक है। इसका कुछ पॉइंट है, लोह के इस्तेमाल ने आंध्र व उत्तरी दक्कन के मध्य पाषाण युगनी समुदायों के लिए स्थायी कृषि को स्थापित कर दिया था। जो मध्य पाषाण काल के जो युगनी समुदाय जो लोग थे वो स्थायी रूप से वहाँ की कृषि स्थापित कर दिया था। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, काले व लाल बर्तन के प्रचुर मात्रा में मिलने से अधिक जनसंख्या घनत्व के संकेत भी मिलते हैं, यानी कि दक्कन और आंध्र एवं महाराष्ट्र में जो है वहाँ ज़्यादातर काले और लाल बर्तन पाए गए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे ये पता चलता है कि भाई उस समय में वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। और इसके अगला पॉइंट है, दूसरी सदी ईस्वी में रोम से व्यापार, शहरीकरण और बौद्ध धर्म का उदय आदि के प्रमाण भी मिलते हैं। अगला टॉपिक है 3.8.4 कलिंग एवं प्राचीन उड़ीसा। ये भी एक प्राचीन केंद्र के रूप में उभरा था। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट है, दक्कन की तरह उड़ीसा में भी चौथी एवं तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, जो आदिवासियों समाज में आंतरिक परिवर्तन से संबंधित है। यह परिवर्तन कुछ अंग गंगा मैदान क्षेत्र की संस्कृति से भी प्रभावित था। अगला पॉइंट है, केंद्रीय व पश्चिमी उड़ीसा में आदिवासी बस्तियों व भू आकृति के कारण धीमा व असमान परिवर्तन हुआ। ठीक है। उड़ीसा में वर्ण व्यवस्था का आरंभ देर से तथा कुछ अलग रूप से हुआ। उड़ीसा में जो है वर्ण व्यवस्था जो होता है, जो जातीय व्यवस्था जो होती है, देर से हुई, लेकिन वहाँ कुछ अलग हुआ, अलग तरीके से।